हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स के एक नए चैप्टर की जो है शुरुआत करेंगे। उसका नाम इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी को आप अगर नॉर्मली समझे तो क्या होता है? लचीलापन। अगर आप कॉमन लैंग्वेज में समझे इलास्टिसिटी, ये मत सोचिए कि अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं या कुछ फिजिक्स भौतिक विज्ञान में कुछ इलास्टिसिटी कोई बड़ी चीज हो गई। लचीलापन यही हो सकता है। अब कोई बॉडी कितनी ज्यादा इलास्टिक है कैसे आप चेक करोगे? उस पे स्ट्रेस डालोगे, यानी तनाव, फोर्स डालोगे, प्रेशर लगाओगे, खींचोगे, छोड़ोगे। तो ये सारी चीजें जो आप अपने कॉमन यानी आप आमतौर पर अपनी लाइफ में देखते हैं, करते हैं मटेरियल्स के साथ साथ। अब आज हम थोड़ा उसको टेक्निकली पढ़ेंगे, यानी हम फिजिक्स की लैंग्वेज में समझेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होती है। अगर आप उसको फोर्स लगा रहे हो या उस पर प्रेशर लगा रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी वजह से अगर शेप में चेंज आता है या उसके आकार विकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है, तो ये सब बातें जो है हम उनको टेक्निकली तौर पर समझेंगे, यानी फिजिक्स के तौर पर इनको सीखेंगे। अब कुछ टर्म्स हैं, इनको आपको याद रखना है इलास्टिसिटी से रिलेटेड। सबसे पहले होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी विकृतकारी बल। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब है कि कुछ ऐसे फोर्स जिसकी वजह से उनका आकार, किसी वस्तु का आकार या विकार में कोई बदलाव आता हो। इट अ फोर्स if applied on a body produce a change in the normal position of the molecules of the body, which result in a change in the configuration of the body, either in length, volume, or shape. Then the force applied is called deforming force. तो it is a force, तो यह एक तरीके का क्या है? बल है। यह एक बल है जो शरीर पर लागू होता है और शरीर के अणुओं, यानी हम बात करें मॉलिक्यूल्स की सामान्य स्थिति में परिवर्तन करता है। तो जो किसी बॉडी में यानी कोई एक अरेंजमेंट रहा होगा, एक तरीका रहा होगा मॉलिक्यूल्स का रखने का या होने का, वह फोर्स और उस अणुओं की अब बात करें जिस तरीके से रखा गया है उसको तोड़ता है और उसकी सामान्य स्थितियों में उनको परिवर्तित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के संरचना में लंबाई, आयतन या आकार में परिवर्तन होता है। फिर लागू किया गया बल, यानी जो उस पे अप्लाई किया गया बल है, उसको विकृतकारी बल। विकृत का मतलब क्या है? क्योंकि उसका विकार में या आकार में चेंज हुआ, विकृतकारी बल कहा जाता है। Thus, a deforming force is one which, when applied, changes the configuration of a body. तो इस प्रकार एक विकृतकारी बल वह होता है जो लागू होने पर शरीर की संरचना में परिवर्तन करता है। यानी मान लीजिए ये अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ कि ये बेंड हो जाती है, तो जो इसको फोर्स लगाया जा रहा है वह डिफॉर्मिंग फोर्स है। क्या फिर कोई हर एक वस्तु बेंड होगी? नहीं, वस्तु के ऊपर भी निर्भर करता है। अभी हम इसको देखते हैं। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थिति। क्या होता है इलास्टिसिटी? शरीर का द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, लेंथ, वॉल्यूम और शेप व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। उदाहरण के तौर पर आपने रबड़ को देखा होगा, तो रबड़ को आप क्या करते हैं? खींचते हैं। तो यानी आपने डिफॉर्मिंग जो है फोर्स लगाया, वृत्तकारी जो है बल लगाया, और उसके बाद देखा कि उसका जो साइज है उसमें बदलाव हो गया, उसकी लेंथ में बदलाव हो गया, लेंथ बड़ी होगी। लेकिन जैसे ही आप उस इलास्टिसिटी को, उस डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ते हैं या उस बल को आप वहां से हटाएंगे, फोर्स को रिलीज करेंगे, तो वह जो रबड़ अभी आपने खींची थी वह अब सिकुड़कर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थिति। शरीर की वह संपत्ति जब विकृत करने वाले बलों को हटाया जाता है, तो मूल्य संरचना, जो मूल संरचना है उसकी, जो उसकी एक्चुअल शेप है, लंबाई, आयतन या आकार को पुनः प्राप्त करने को कहा जाता है। तो कही जाती है क्या? प्रत्यास्थिति, इलास्टिसिटी। उसे प्रत्यास्थिति कहा जाता है। अब आता है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, यानी पूर्ण प्रत्यास्थिति शरीर, यानी परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी होती है या नहीं, इसको भी हम देखते हैं। या किसे कहते हैं? A body which regains its original configuration immediately
and completely after the removal of deforming force from it is called perfectly elastic body. यानी एक ऐसा शरीर जो विकृत करने वाली जो बल हैं या वाले जो बल हैं उनको हटाने पर तुरंत और पूरी तरह बाद में अपनी मूल संरचना को पुनः प्राप्त कर ले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णतः प्रत्याशित शरीर कहा जाता है। नाउ बॉडी अब होता है नॉट परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अब इसमें लिखेंगे नॉट परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो a body which does not regain its original configuration at on all the removal of deforming force, it is called perfectly plastic body. तो जो कोई बॉडी पूर्णतः से अपने जो ओरिजिनल शेप या अपनी मूल संरचना को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है, उसको संपूर्ण नहीं हो पाता, तो उसे संपूर्ण रूप से प्लास्टिक शरीर कहा जाता है। जैसे कि पुट्टी हो गया, मड हो गया, तो ये सब क्या होंगे? आपके परफेक्टली प्लास्टिक जो है बॉडी होंगे। अब उसके साथ साथ क्या हो गया? वैक्सीन हो गया, जो वैक्सीन हो गया आपका पैराफिन वैक्स हो गया, आर द एग्जाम्पल ऑफ नियरली परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नोट क्या है? इनफैक्ट नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। तो वास्तव में ना तो कोई शरीर पूर्णतः प्रत्यास्थित होता है या पूरी तरह से प्लास्टिक नहीं होता। डिफर प्ले विद द बॉडी, ओनली अ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी डिफर विद द बॉडी, यानी उनके डिग्री में बदलाव होता है। यानी केवल लचीलापन या तो प्लास्टिसिटी की डिग्री, लचीलेपन की या प्लास्टिसिटी की डिग्री के साथ निर्भर करता है। ठीक, चलिए। When deforming force is applied on a body, तो जब किसी बॉडी के ऊपर deforming force लगाया जाता है, applied on a body, it changes the configuration of the body by changing the normal positions of the molecules or atoms of the body. तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर विकृत बल लागू होता है, तो यह वस्तु की संरचना को बदलकर वस्तुओं के अणुओं या परमाणुओं की सामान्य स्थिति को बदल देता है। एज अ रिजल्ट और इसके परिणाम स्वरूप an internal restoring force comes into play which tends to bring the body back to its initial configuration. तो इसके परिणाम स्वरूप एक आंतरिक पुनर्स्थापन बल कार्य में आता है जो वस्तु को उसके प्रारंभिक संरचना है वापस लेने की प्रयास करता है। यानी मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो अब उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा, जो पुनर्स्थापन जो बल होगा वह काम करेगा और उस बॉडी को दोबारा उस शेप में लाने की कोशिश करेगा। This internal restoring force acting per unit area deforming body is called stress. तो यह आंतरिक पुनर्स्थापन बल जो विकृत शरीर के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता है, इसको तनाव कहते हैं। अर्थात तनाव क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ये आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला है। तनाव पुनर्स्थापन बल भाग में क्या दे दिया? क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आप याद रखें। If there is no permanent changes in the configuration of the body, अगर किसी भी प्रकार का यदि शरीर की संरचना पर स्थायी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इन द एब्सेंस ऑफ प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द बॉडी, अर्थात शरीर के प्लास्टिक व्यवहार की अनुपस्थिति में द रिस्टोरिंग फोर्स, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल और ये किसके बराबर होगा? इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स ऑफ लाइट। तो यह पुनर्स्थापन बल बाहरी विकृत करने वाले बल के बराबर विपरीत होता है। अगर कोई भी परमानेंट चेंज नहीं हो पाया, तो जो आपका एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, उसके बराबर क्या हो जाएगा? आपका रिस्टोरिंग फोर्स। तो उसके बराबर क्या हो जाएगा? आपका रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस को हम ये भी लिख सकते हैं एक्सटर्नल अगर हमें देखो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू तो पता नहीं होगी। अगर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू नहीं पता, तो आपको एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू पता है, उसको आप लिख दीजिए।
और कितना एरिया पे वो काम कर रहा है वो आप लिख दीजिए, तो आपको स्ट्रेस भी पता चल जाएगा। ठीक है। यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की इकाई क्या होती है? तो देखो, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक तरीके का प्रेशर है। स्ट्रेस क्या है? देखो, स्ट्रेस पे क्या कर रहा है? डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग हो गया या फिर आपका हो गया रीस्टोरिंग। है तो फोर्स, और क्या लग रहा है? एरिया पर यूनिट एरिया पर काम कर रहा है। यानी प्रेशर का फॉर्मूला देखा होगा आपने, क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया का हमारे को ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लिख देते हैं पास्कल। प्रेशर को और क्या लिखते हैं? पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। और सीजीएस सिस्टम में क्या लिखेंगे इसको? डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ml-1 t-, ये आप सिंपली याद रखेंगे ये स्ट्रेस की वैल्यूज को। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेस, और तो आप दे देंगे आपको किस तरीके से कि प्रेशर के जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वह किसके समान होगा। यहाँ पर लिख देंगे आपका एंगुलर मोमेंटम लिख दिए, जब मोमेंटम लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया स्ट्रेन लिख दिया, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो फिर पूछ लेंगे कि क्या इसके समान होगा, तो याद रखिएगा स्ट्रेस के समान होगा। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? सामान्य तनाव क्या होता है? When a deforming force acts normally over an area of a body, then the internal restoring force set up per unit area on a body, per unit area of the body is called normal stress. तो जब एक विकृत कारक बल एक शरीर के क्षेत्र पर समान रूप से कार्य करता है, तो समान रूप से कार्य करता है तो क्या होगा? तो शरीर के एक प्रति इकाई क्षेत्रफल पर स्थापित अंतरिक जो हमारे स्थापित आंतरिक पुनर्स्थापन बल को सामान्य तनाव कहा जाता है। ठीक, तो ये याद रखना सामान्य तनाव किसको कहा जाता है। चलिए, नॉर्मल स्ट्रेस कैन बी मेंड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित क्या करा गया सामान्य तनाव को? तो पहला आ गया टेंसाइल स्ट्रेस। तनावी तनाव क्या होता है? If there is an increase in the length or the extension of a body in the direction of the applied force, यानी मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक है, और इसको इस तरफ खींचा गया, और इस बॉडी की अब जो शेप है वह अब इतनी लंबी हो गई। अब इस बॉडी की जो शेप, if there is an increase in the length or extension of a body in the direction of applied force की डायरेक्शन में, एंड स्ट्रेस सेटअप इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसको क्या बोला जाता है? टेंसाइल स्ट्रेस। याद रखना कि टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ और एक्सटेंशन। तो यदि बल लागू होने की दिशा में शरीर की लंबाई या विस्तार में वृद्धि होती है तो स्थापित तनाव को तनावी टेंसाइल तनाव या टेंसाइल स्ट्रेस कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब याद रखिए कंप्रेस करना, संपीड़न तनाव। इफ देयर इज अ डिक्रीज इन लेंथ, अब मान लो पहले लेंथ इतनी थी, अब लेंथ होगी आपकी ये इस तरीके से लेंथ, जो है यूनिट हो गई, और इसके ऊपर इधर फोर्स लगाया जा रहा है। If there is a decrease in length of the wire or compression of a body due to a force applied, the stress setup is called compressive force. तो यदि तार की लंबाई में कमी होती है या बल के लगने के कारण शरीर की संपीड़न होता है तो स्थापित होने वाला तनाव संपीड़न तनाव कहलाता है। The tensile and compressive stress can also be termed as longitudinal stress. ध्यान दें कि तनाती जो और संपीड़न तनाव को भी अनुदैर्ध्य तनाव के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। आगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है?
When a solid body undergoes a change in volume without any change in its geometrical shape, on applying the force perpendicular to every point on the surface of the body, then the restoring force per unit area in the body is called hydraulic stress. तो क्या समझिए इससे कि जब एक ठोस शरीर परिवर्तन होता है, यानी किसी एक ठोस शरीर में परिवर्तन होता है, तो बिना अपनी ज्योमिति आकार में किसी भी परिवर्तन के बल को हर बिंदु पर लागू करके शरीर की सतह पर लंबवत, तो शरीर में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर स्थापित बल को हाइड्रोलिक जो है तनाव कहा जाता है। Hydraulic stress is generally possible when the solid spherical body is placed in a fluid of high pressure. तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस कब हो सकता है? यह तब संभव है जब एक ठोस को यानी सॉलिड को गोलाकार शरीर के उच्च दबाव वाले तरल पदार्थ में रखा जाए और फिर उसके बाद उस पर प्रेशर लगाया जाए, तब वहां पर उसको हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस मान सकते हैं। अब आता है टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? When a deforming force acting tangentially to the surface of a body produce a change in shape of the body without any change in the volume, then the stress said to be called tangential stress. अब स्पर्शी या फिर शीर्ष स्ट्रेस का किसको किया जाता है? जब एक विकृतकारी बल शरीर की सतह के लिए स्पर्शी रूप से कार्य करता है और शरीर के आकार पर परिवर्तन करता है बिना किसी आयतन में परिवर्तन के, तो शरीर में जो स्थापित स्ट्रेस है उसको स्पर्शीय स्ट्रेस कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो फोर्स, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, वो टेंजेंशियली काम कर रहा है किसी बॉडी के सरफेस के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी शेप में चेंज आ रही है बिना उसके वॉल्यूम में चेंज आए हुए, तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या हमारी स्केलर क्वांटिटी है, यह एक स्केलर मात्रा है। स्ट्रेन, अब समझते हैं स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस समझा और स्ट्रेन समझते हैं। The ratio of change in configuration to the original configuration is called strain. तो विन्यास की में परिवर्तन का अनुपात मूल्य विन्यास से कहलाता है, जिसे विकृति कहते हैं। अब विकृति समझ लीजिए, मान लीजिए कोई ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी इतनी बड़ी, उस पे मान लीजिए स्ट्रेस लगा, अब वह कॉन्फ़िगरेशन आ गई आपकी इतनी बड़ी, तो यहाँ से यहाँ पर जो क्वांटिटी एक्स्ट्रा हुई है, ये जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको आप समझिए। आप क्या करेंगे, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कितना चेंज हुआ और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, तो जब आप निकालेंगे तो एक रेशियो निकलेगा, उस रेशियो को आप स्ट्रेन बोलते हैं, उस अनुपात को आप क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। स्ट्रेन बीइंग द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो विकृति है, दो समान मात्राओं का अनुपात होने के कारण इसकी कोई इकाई और आयाम नहीं होता, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ना कोई इकाई होती है। As the change in configuration involves a change either in length, volume or shape of the body, hence the strain is of D type. तो विन्यास की परिवर्तन में अर्थ होता है शरीर की लंबाई, आयतन या आकार में परिवर्तन, इसलिए विकृत तीन प्रकार के होती है। तो पहला स्ट्रेन क्या होता है आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल से समझ जाइए कि जो है यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन देखा जा रहा है। If the deforming force produce a change in length alone, यदि विकृत उत्पन्न करने वाले बल ने केवल लंबाई में परिवर्तन किया है, the strain produced in the body is called longitudinal strain. तो उसमें जो विकृतपन जो आया है वह केवल उसको क्या बोला जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृत कहा जाता है, यानी वह लंबाई को लेकर होगा। तो अनुदैर्ध्य विकृत क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन भाग में मूल लंबाई, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आयतन स्ट्रेन क्या होगा आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या निकलेगा, वॉल्यूमेट्रिक जो है आयतन विकृति क्या होगी, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड चेंज इन वॉल्यूम अलोन, यानी जो विकृतकारी बल है उन्होंने केवल आयतन में परिवर्तन किया है, तो जो
द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्री। तो जो विकृत है वह केवल आयतन विकृति कहा जाता है। तो आयतन विकृति क्या होगा? आयतन में परिवर्तन बटे में मूल आयतन, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। शेयरिंग स्ट्रेन, if the deforming force produces a change in the shape of the body without changing its volume, then the strain produced is called shearing strain. तो जब किसी यदि विकृतकारी बल ने आयतन में कोई परिवर्तन किए बिना शरीर के आकार में परिवर्तन किया है, यानी आयतन में कैसे नहीं होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आप जब लिखें? मास इनटू, जल्दी बताइए वॉल्यूम। तो ये अभी आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप खुद बताना है इसका फॉर्मूला इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, मास इनटू डेंसिटी ये होती है आपकी वॉल्यूम। ठीक, तो उत्पन्न विकृति या कतई विकृति कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये क्या है आपका, अगर यहाँ पर लेंथ में चेंज हुआ है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक, इट इज डिफाइंड एज एन एंगल इन अ रेडियन थ्रू विच, अब एक और इस चीज को समझिए, यहाँ पर देखिए इधर से लेंथ कम हुई तो इधर से लेंथ बढ़ गई, तो ओवरऑल वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो इसको हम शेयरिंग स्ट्रीम कह सकते हैं। इट इज defined as an angle in radian through which a plane perpendicular to fixed surface of a cubical body gets turned under the effect of tangential force। तो ये कैसे परिभाषित किया जा सकता है? यह परिभाषित किया गया है कि कोण रेडियन के जिसके माध्यम से एक समतल जो घनाकार शरीर की स्थिर सतह से लंबवत होता है उसके स्पर्शीय बल के प्रभाव का तहत घुमाया जाता है। यानी यहाँ पर जो आप डेल्टा एल देख रहे हैं कितना चेंज हुआ और कितना था ये एक्चुअल में, उसके साथ आप इसके शेयरिंग स्ट्रेन की वॉल्यूम जो है आप उसमें से वैल्यू निकाल सकते हैं। Thus, the shearing strain is also defined as the ratio of displacement of surface under tangential force to the perpendicular distance of the displaced surface from the fixed surface। तो इस प्रकार कतई विकृति को भी एक समानांतर बल के तहत सतह के विस्थापन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्थिर सतह से विस्थापित सतह से लंबवत दूरी है। आगे इलास्टिक लिमिट किसे कहेंगे? इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच इट डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड the body regain its original shape completely, and beyond which is deforming force is increased, the body loses its property of elasticity and gets permanently deformed। तो इसको मैं समझा देता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि जब आप रबड़ को खींचते हैं तो आप गलती से ज्यादा खींच देते हो, तो अब उसकी जो इलास्टिक लिमिट है उससे ज्यादा आपने उस पर फोर्स लगा दिया तो रबड़ टूट सकती है। ये भी होता है कि अगर आप इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अगर उसके ऊपर फोर्स लगाते तो वह उसमें परमानेंट यानी स्थायी रूप से जो है विकृति हो जाएगी या स्थायी रूप से वो विरूपित हो जाएगा, यानी उसमें अब कोई चेंज नहीं हो पाएगा, यानी वो डिफॉर्म हो। तो जिस लिमिट के बाद आप उस फोर्स को और खींचते हैं उसी लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। प्रत्यास्थी सीमा वह ऊपरी सीमा है जिसके अंतर्गत यदि विरूपण बल हटाया जाता है तो शरीर पूरी तरह से अपना मूल रूप पुनः प्राप्त कर लेता है, और जिसके पर अधिक विप्रोण बल बढ़ाया जाता है यानी अब उससे ज्यादा हो गया तो शरीर अपनी प्रत्यास्थ गुण धारण को खो देगा और स्थायी रूप से विरूपित हो जाता है यानी डिफॉर्म हो जाएगा। इट इज बेसिक लॉ इन इलास्टिसिटी। और यह क्या हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ समझिए, यह एक बेसिक लॉ है यानी ये लचीलेपन का एक मूल कानून है। क्या कहता है हुक्स लॉ? द स्टेट्स दैट extension produced in a wire is directly proportional to the load attached to it। यानी हुक्स लॉ कैसे आया कि एक वायर था, ठीक है, इसके साथ एक हमने लोड रख दिया, अब इसी वायर को हमने क्या करा, यहाँ पर इसको खींचा, तो यहाँ से यहाँ पर जो एक्सटेंशन हुआ तो बोला गया कि जितना ये एक्सटेंशन हुआ ये इसके मास के बराबर था, जो लोड के बराबर था, प्रोपोर्शनल टू द लोड अटैच्ड। यानी एक्सटेंशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लोड के। ये किसके, ये कौन कह रहा है? ये हुक्स लॉ बता रहा है। ठीक है, however the proportionality counts holds good up to a certain limit called elasticity।
तो जिस लिमिट तक ये प्रोपोर्शनलिटी अनुपातिकता लेके जाई जाती है, जो संख्या लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, निश्चित सीमा तक मान्य होती है, जिसे लचीला सीमा कहा जाता है। इन 1807 इंग्लिश फिजिस्ट यानी जो ब्रिटेन के फिजिस्ट थे, थॉमस यंग pointed out the load of extinction are more scientifically described in terms of stress and strain respectively. तो 1807 में अंग्रेजी भौतिकविद थॉमस यंग ने इशारा किया कि भार और विस्तार को तनाव और विकृत के रूप में वैज्ञानिक रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हुक्स लॉ को हमने किस तरीके से लिख दिया, हुक्स लॉ में भी stated that stress is directly proportional to strain। तो इस प्रकार हुक के नियम को इस प्रकार बताया जा सकता है कि जो प्रतिबल सीधे अनुपात है विकृति के, यानी स्ट्रेस जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्ट्रेन के। ठीक, अब यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देंगे तो स्ट्रेस इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। ठीक, अब कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये कांस्टेंट आती है, ये वैल्यू कांस्टेंट। ठीक, तो दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यह संतत्य के लचीलापन को माप या सामग्री का लचीलापन के गुणांक कहा जाता है, और इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। तो याद रखना, कांस्टेंट को क्या कहेंगे आप, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इसकी जो संख्या है, जो इसका मान है, वह नेचर या मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है, प्रकृति पर डिपेंड करती है, ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी का है वो, एंड द मैनर इन विच द बॉडी इज डिफॉर्म, और किस प्रकार जो है या किस तरीके से विकृत होने पर। तो इसकी मान सामग्री प्रकृति और शरीर के विकृत होने के तरीके पर निर्भर करती है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। There are three moduli of elasticity, namely Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity, corresponding to three types of skin। तो लचीलता के 3 मॉड्यूलस होते हैं, जिन्हें यंग मॉड्यूलस को बोला जाता है Y। तो यंग्स मॉड्यूलस को क्या बोला गया, Y। बल्क मॉड्यूलस को क्या बोला गया, स्मॉल के। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को क्या बोला गया, न्यू। ठीक, तो यंग्स मॉड्यूलस क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द इलास्टिसिटी लिमिट। तो ये ही फॉर्मूला याद रखना, यंग्स मॉड्यूलस को बोला जाता है नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सामान्य तनाव लंबवत विकृति। ठीक, इफ द वायर गॉट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस r, तो उस समय हम क्या लिखेंगे, पाई आर एल, पाई स्क्वायर एल। तो ये हो जाएगा आपका यंग्स मॉड्यूलस। द यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज पास्कल। तो यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस की क्या हो जाएगी, पास्कल। पास्कल यानी प्रेशर ही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर आप इसको लिखना चाहें सीजीएस सिस्टम में, तो इसको लिख सकते हैं डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपका प्रेशर का होता है वही यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस के लिए लिख देंगे, ml-1 t-2। तो यंग्स मॉड्यूलस हो गया, स्ट्रेस हो गया, इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो गया। यंग मॉड्यूलस इन्वॉल्व इन सॉलिड्स, तो सॉलिड्स के अंदर ही यंग्स मॉड्यूलस होता है। अब स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, और ये जो बाकी के टॉपिक्स हैं इनको हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो ये चीजें आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अब इससे आगे की जो बातें होंगी वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होंगी, तो उनको अब आपको अगली क्लास में देखना है। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में, कुछ और अन्य टॉपिक्स को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। जो बातें आपको बताई गई उनको याद रखते हुए चलिएगा, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, और परीक्षा में अक्सर ये सारी बातें आपसे पूछी जाती है। इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है। थैंक यू सो मच।
आज की क्लास के आज के लिए उपस्थित होने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच।